This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस मौजू पर बात करेंगे उसकी तफसील ज़रूर आपको बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, आज का अहम मौजू है हमारा वर्ल्ड कस्टम डे। और आपको पता है कि इसकी मुनासबत से हम लोग प्रोग्राम हर साल करते भी हैं। कोशिश करेंगे कि इस मौजू को आपके सामने रखें, कस्टम की अहमियत को आपके सामने उजागर करें और आपको ये भी बताते चलें कि वर्ल्ड कस्टम डे क्यों मनाया जाता है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए कस्टम डिपार्टमेंट से कोई अहम ऑफिशियल जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे और उसके बाद उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या रीज़न्स हैं, इस दफ़ा की थीम क्या है वर्ल्ड कस्टम डे की, और कस्टम्स डे मनाने के बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है जो पूरे दुनिया के अंदर जो एक थीम रखी जाती है उसकी। आपको पता होगा पिछले साल भी हमने किया था, तो बैनुल-अक़वामी बॉर्डर कंट्रोल के मुतालिक काफ़ी गुफ्तगू और बातचीत हुई थी प्रोग्राम के अंदर वर्ल्ड कस्टम डे के। तो कोशिश की थी कि इसी निस्बत से बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू करें। और आपको पता है कस्टम की सीनियर लीडरशिप कराची में जो होती है उनकी, वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इस दिन की अहमियत और जो महवर मौजू जिसे आप कह सकते हैं सेंट्रल इशू जो रखा गया था या थीम रखी गई थी उसके मुतालिक आप लोगों को बताया था। और हमारे यहाँ इसकी इंटीग्रेशन के मुतालिक भी काफ़ी गुफ्तगू होती रहती है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर हालात जो हैं वो काफ़ी बॉर्डर सिक्योरिटी के हिसाब से बड़े ख़राब रहते हैं। इस हिसाब से कि आपने जो भी वाक़या हमारा देखा होगा जो बादशाह खान यूनिवर्सिटी में पेश आया, वो भी इसी वजह से था क्योंकि एक पड़ोसी मुल्क जिसके साथ हम बिरादराना ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन शायद उसके अंदर उसमें इतना दमखम नहीं कि वो हमारे साथ उस तरह के बिरादराना ताल्लुकात रखे। उसके मुल्क से कुछ लोग हमारे मुल्क में आए, दहशतगर्दी की वगैरह वगैरह। इसी तरह जो है वो हम और ममालिक में भी देखते हैं कि स्मगलिंग वगैरह का ट्रेंड पड़ोसी ममालिक के अंदर ज़्यादा है। हमारी तरफ से स्मगलिंग करते हैं और पड़ोसी ममालिक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी है। और अब कस्टम वालों से हम कोशिश करेंगे अभी हम इस मौजू पर बात करें। उनके साथ अभी रब्ता नहीं हो पा रहा, चले थोड़ी देर बाद रब्ता हो जाएगा। लेकिन हमारा आज का जो मेन मौजू उसकी तरफ आते हैं, वो है जनाब हमारे मुल्क का राइस एक्सपोर्ट पोटेंशियल। और हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ़ कराता चलूँ, जनाब नोमान शेख साहब सीनियर वाइस चेयरमैन हैं रीप के। वैसे तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, हमारे मुल्क के बहुत बड़े राइस एक्सपोर्टर हैं और काफ़ी अरसे तक राइस एक्सपोर्ट की ट्रॉफियाँ लेते रहे हैं। सर, आपको वेलकम करता हूँ शो में। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। और मैं आपके चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग माशाल्लाह रोज़ जो है बिज़नेस के से रिलेटेड इश्यूज़ को जो है वो रेस करते हैं और इससे जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे मुल्क के, उनको आसानी होती है, वो सब इशूज़ सुनते हैं और उसके हिसाब से अपनी कुछ पॉलिसीज़ को जो है करेक्ट करते हैं। बिल्कुल, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है बिज़नेस प्लस के ऊपर कि कारोबारी मौज़ूआत को लोगों के सामने लेकर आएँ, क्योंकि आपको पता है कि सियासी बहस मुबाहिसा बहुत हो चुका और उसका हल कुछ भी नहीं निकल रहा और जो अहम मौज़ूआत हैं वो रह जाते हैं। हमारे मुल्क की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कंपोनेंट राइस का है जी, लेकिन हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो ये कमोडिटीज़ अक्रॉस द बोर्ड जो कीमतें कम हुई हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान का राइस एक्सपोर्ट बिजनेस एज अ कंट्री पूरा जो है इफेक्ट हुआ है। अच्छा, इसको टैकल करने के लिए मैं चाहूँगा पहले इस मौजू को हम ले लेते हैं। इसको टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए ये आप बताएं। देखिए अली साहब, देखें ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस आया हुआ है। पूरी दुनिया में जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट आप देखें 50% से ज़्यादा जो है प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं। आप फ्यूल में देखें, कॉटन में देखें, राइस में देखें, वीट में देखें, सारी प्रोडक्ट डाउन है। और क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और हमारा जो ज़्यादातर इन्हिसार है वो अपनी ज़राअत के ऊपर ही है। मोस्टली आप देखें कि जो हमारी $2.4 बिलियन की अगर एक्सपोर्ट है, तो इसमें $20 बिलियन की जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अल्लाह ताला हमारे को ज़मीन में से देता है। ज़मीन में
में से हमारा राइस निकलता है, कॉटन निकलता है, तो ये सारे डॉलर हैं। तो इसमें अभी हमारे को कुछ इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि देखें जो इस वक्त प्राइसेस टफ हो गई हैं, हमारा मुकाबला है राइस में इंडिया के साथ, हमारे नेबर कंट्री के साथ, थाईलैंड के साथ। इन मुल्कों में सीड डेवलपमेंट में बड़ा काम हुआ है। पिछले सालों में इन्होंने बहुत सारे नए सीड जो है मुतारफ़ करवाए हैं और हमारे पास जो है इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। मैं एज क्योंकि सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ रीप का, हमने हर गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठाया कि खुदाया जो हमारे इदारे हैं रिसर्च के, एक काला शाह काकू है पंजाब में, एक हमारे पास डोकरी है सिंध में, तो ये इदारे जो है ना देखें डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब थाईलैंड में जो पर एकड़ काश्त आ रही थी वो डबल कर चुके हैं। अब वो ऐसे सीड्स आ गए हैं कि जिसमें कम पानी मिलता चाहिए और प्रोडक्शन डबल हो रही है। तो इसका मतलब है कि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमसे कम है। इस वक्त आप देखें कि इंडिया जो है वो हमसे सस्ता हो गया। ट्रेडिशनली पिछले 10 सालों से इंडिया हमारा जो था बासमती के अंदर $200 $100 हमेशा हमसे एक्सपेंसिव होता था और हमें मार्केट शेयर मिल जाता था सऊदीया में, ईरान में, डिफरेंट कंट्रीज़ में। लेकिन पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है उसने नए सीड मुतारिफ करवाएं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे कम हो गई है और वो सारी मार्केट जो है कैप्चर कर रहे हैं। मैंने सुना है इंडियन पंजाब के अंदर जो रिसर्च हो रही है, जी जी, तो उन्होंने बहुत सारी वैरायटीज बना ली। बिल्कुल, काफ़ी सारी वैरायटीज उन्होंने डेवलप कर ली हैं, बना ली हैं और मार्केट में उनकी एक्सेप्टेंस आ गई है और हम लोग जो है वहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे यहाँ सिंध के अंदर जो सीड था, जो इरिसिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमें गिफ्ट में मिला था। फिलीपीन की गवर्नमेंट ने, जो उनका एक इदारा है रिसर्च का, जो आजकल बिल गेट्स फाउंडेशन ने उसको सारा स्पॉन्सर कर रही है, उन्होंने 1970 में भुट्टो साहब को वो सीड दिया था। वही इरिसिक्स राइस आज तक हम लोग चला रहे हैं। तो हमारे चलें आपके तवज्जुह से बिल गेट्स साहब से गुजारिश कर देते हैं कि बिल गेट्स साहब थोड़ी नज़रें इधर भी डालिए। यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट करूँगा। मेरे साथ जनाब अली रज़ा तुराबी साहब, डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स जो हैं, वो शामिल गुफ्तगू होंगे। वर्ल्ड कस्टम्स डे के उन्वान से मैं चाहूँगा उनके साथ गुफ्तगू होगा। वेलकम टू द शो अली रज़ा तुराबी साहब। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अली रज़ा तुराबी साहब, मैं चाहूँगा कि आप मुफस्सिल अंदाज में हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए कि वर्ल्ड कस्टम डे क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इस साल इसका महवर मौजू क्या है, वो भी हमारे नाजरीन को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं आपके तवज्जुह से अपने जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे बात करूँ जी। वर्ल्ड कस्टम्स डे जी पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन जी, और ये जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड कस्टम्स जो है उसको हैंडल करती है और हम भी उसके मेंबर हैं। बल्कि पाकिस्तान कस्टम्स हमेशा से बड़ा फाल किरदार अदा करता रहा है कस्टम्स के हवाले से, ख्वाह वो हमारा रेवेन्यू जनरेशन हो, ख्वाह वो स्मगलिंग का इंसदाद और रोकथाम हो, और हर तरीके से पाकिस्तान कस्टम्स की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो जो अपनी किरदार जो है उसको फाल अंदाज में अदा कर सके। दूसरी बात यह है जी कि 26 जनवरी एक स्पेशल दिन है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है कस्टम्स के हवाले से। देखिए कस्टम्स जो है वो सी पोर्ट्स, ड्राई पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये वी आर द इकोनॉमिक गार्डियंस ऑफ द फ्रंटियर्स ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक फ्रंटियर्स जो है हमारे पाकिस्तान के, उनकी हम हिफाजत करते हैं। और इसी हवाले से इस साल का जो हमारा महवर है वो ज्यादातर जो है वो डिजिटल और अंदाज में, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिद्दत को अपनाने पर इस दफा उसको मौकूफ किया गया है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारे पास जो सिस्टम भी हैं वो दे आर वेरी लेटेस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वी वॉक को इंट्रोड्यूस कराया है जो कि एक कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटेड सिस्टम है। अब आप कहीं से भी बैठे हुए अपनी जितनी भी आपकी ट्रैकिंग मूवमेंट्स अपने चीजों की जो आपने मंगवाई हैं उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह एयरपोर्ट के हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमने कस्टम प्रिवेंटिव कलेक्ट्रेट में इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जो आप समझ लें माइलस्टोन्स वो अचीव किए हैं। चूंकि मैं डिपार्चर और रमेजिंग एंड पेट्रोलिंग को देखता हूँ, तो हम साल हमने बहुत ही अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें आपने देखा होगा, आप हमेशा से हमारे साथ हैं कि हमने एसिटिक एनहाइड्राइड का केस किया, हमने बेतहाशा लिकर का एक कंटेनर किया, और इस तरह डिपार्चर पे मैंने 1 अरब के नवादरात, उसके बाद चांदी की ज्वेलरी और इस तरह की मनशियात स्पेशली मैं कहूँगा
उस पर हमने काम किया जी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि चूँकि आपने बड़ी हमें आगाही दी कि वर्ल्ड कस्टम डे, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और ख़ास तौर पे कस्टम की अचीवमेंट्स के मुतालिक, मैं चाहूँगा कि हमारे पास थोड़ा सा वक्त और है तो मैं आपसे ये ज़रूर जान सकूँ कि मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं, क्या एक्सपेंशंस हैं, और हमारी कस्टम मुस्तकबिल में और क्या क्या ऐसे काम करना चाहती है जिनसे हमारे मुल्क के इकोनॉमिक फ्रंटियर्स जैसे आपने कहा उनको बेहतर तौर पर मैनेज किया जा सके। देखिए जी, मैं गुजारिश करता चलूं कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं जनाब निसार मोहम्मद साहब, जो हमारे मेंबर कस्टम है नासिर मसूद साहब, जी, चीफ कलेक्टर हजरात हमारे जिनमें के मोहतरम जाहिद खोखर साहब और अब्दुल रशीद साहब हैं, इसके अलावा जो हमारी टीम जिसके अंडर डेफिनेटली मैं काम कर रहा हूँ, जनाब तारिक खुदा साहब हैं, फिरोज आलम जुनेजो हैं, हमारे एडीसी जो है एयरपोर्ट के ताहिर कुरैशी साहब और खालिद जमाली साहब। हमारे विजन इस वक्त जो चल रहे हैं वो ये है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत को हम जो है वो एक लीगल अंदाज में इम्प्रूव कर सकें। देखिए, सबसे बड़ा जो हमारे साथ इस वक्त प्रॉब्लम है स्मगलिंग का है जी, और इस स्मगलिंग की वजह से आपका लोकल ताजिर जो है वो मर जाता है। जब भी कहीं से कोई इलीगल चीज आके बाजार में बिकती है तो डेफिनेटली आप कि जितने यहाँ पर ट्रेड बॉडीज हैं या जो भी ट्रेडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसका सब नुकसान उनको जाता है और आपकी मईशत पे एक ऐसा असर पड़ता है जिसका कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। यही वजह है कि फिर आपकी इकोनॉमी जो है वो तबाह होना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान कस्टम्स का जो किरदार रहा है उसमें हमारी अभी भी और मुस्तकबिल में भी हमारी एक ही हमारा मोटिव है, वो ये है कि हमने लीगल ट्रेड को हर लिहाज से हमने उसमें इजाफा करना है और हमें लीगल ट्रेड को बल्कि महफूज बनाना है ताकि जो भी हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो परवान चढ़े, और ये तभी चढ़ सकती है जब इसकी इलीगैलिटीज और जो स्मगलिंग की रोकथाम है वो हो। दूसरी बात मैं ये करूंगा, मैं अली रजा तुराबी साहब आपके साथ बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ और आने वाले दिनों के अंदर मैं चाहूँगा कि कोई वक्त निकाल के आपके साथ बाकायदा एक प्रोग्राम किया जाए। बस और मैं इंशाल्लाह हमेशा मैं हाजिर हूँ आपके लिए, और हमारी यही कोशिश है कि आप तक बस एक पैगाम मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये देना चाहूँगा मनशियात के हवाले से और अपने तमाम जितने मेरे भाई बहने इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं कि अपने बच्चों का ख्याल करें, उनको अच्छी तालीम दें, उनके लिए तमाम सहूलियात दें, लेकिन उनकी सोबत पे नजर रखें क्योंकि मनशियात जो भी हैं हम इसकी रोकथाम में लगे हुए हैं कि कहीं हमारे घर में ही ना आ जाए। बहुत खूबसूरत। तो इसलिए मैं गुजारिश ये करूंगा आज के कस्टम्स डे के हवाले से स्पेशल मेरा ये मैसेज है। बिल्कुल अली रजा तुराबी साहब, हम आपकी आवाज के साथ आवाज मिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी एंड नो टू ड्रग्स। आपकी आवाज के साथ आवाज मिलाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, हम ज़रूर इस मौजू के ऊपर बात करते रहेंगे। अभी मैं दोबारा से अपने मेन मौजू की जानिब मुड़ता हूँ और आपको बतलाता चलूँ कि हम बात कर रहे थे राइस एक्सपोर्ट पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जनाब नुमान शेख साहब, बड़ा मसला है वो आप बता रहे कमोडिटी प्राइसेस के अंदर गिरावट आ गई, आपने वो तो बता दिया हमें, उसके साथ साथ आपने रिसर्च पे अभी बात करना शुरू की थी और एक जाविया उसका आपने पूरा जांच पटक करके हमें बता दिया। अच्छा भाई, क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटियां भी हैं और मैंने सुना है रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपने जैसे बताया काला शाह काकू में, जी काला शाह आपने बोला तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कहीं मेरे मुतालिक कोई ना कुछ कहने वाले हो, लेकिन खैर एनीवे काला शाह काकू में भी है, आप बताया डोकरी में भी यहाँ पर सिंध में मौजूद है। ताहम नई वैरायटीज वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, हिंदुस्तान धनाधन बनाया जा रहा है। लोग मेहनत अपनी जगह पर कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए क्योंकि देखें इस वक्त जो दुनिया है ना वो बड़ी क्लोज हो गई है एक दूसरे से। आजकल आपने देखा कम्युनिकेशन बड़ा इजी हो गया है। एक ज़माने में टेलक जाती थी तो साथ वाले की खबर नहीं होती थी, साथ वाले, अब ऐसा नहीं है, बड़ा मुश्किल होता था। अब तो जो मेरा सप्लायर है, जो मैं एक्सपोर्ट अगर कर रहा हूँ तो उसको मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो अभी अगर हम अपने आप को देखें उस हिसाब से ढालेंगे नहीं तो अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आउट हो जाएगा। आपको पता है कि ईरान एक बहुत बड़ी मार्केट है जो अब रिसेंटली खुलने वाली है। ये एक ज़माने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा बायर था। हमारी बासमती की एक्सपोर्ट आपको पता होगा 50% से ज़्यादा इस वक्त डाउन है। हम क्लेम करते हैं दुनिया के अंदर क्योंकि बासमती सिर्फ कुछ इंडिया के एरिया में और पाकिस्तान के एरिया में है ये, और ओरिजिनली ये पाकिस्तान में था ये, जब लेकिन उधर चला गया कि 70s की सुना है कि वॉर हुई थी तो उसमें जो उनकी आर्मी आई थी वो यहाँ से सीड ले गई थी, उससे पहले वहाँ पे एक्सपोर्ट बासमती की नहीं थी। तो अब जो है ये
जो इदारे हैं इनको चाहिए कि नए सीड डेवलप करें ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सीड मिलें, हम अपनी मार्केट्स जो हैं। तो आप लोग एक देते भी तो हैं, आपके जो एक्सपोर्ट करते हैं आप लोगों का फंड भी तो जाता है रिसर्च का, आप लोगों को कटता है ना? बिल्कुल। तो कहाँ जाता वो फंड के लिए हमने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है TDAP में SM मुनीर साहब को कि वो फंड्स में से कुछ हिस्सा हमें दिया जाए जाके, ताकि हम लोग खुद जो है वो डेवलप कर सकें। बड़ा हाम है ना, एक ये प्राइवेट इदारे जो हैं, या तो उनको गवर्नमेंट दे दे, हम तो चाह रहे हैं कि या तो ये इदारे हमारे को दे दें, और वो जो फंड है हमारा रिसर्च का जो कि हमारा ऑलरेडी जा रहा है, वो उस फंड को अगर हमें एलोकेट कर दें तो हम लोग खुद ही ये 2-3 साल में ये डेवलपमेंट जो है कर देंगे। एक वक्त पे, आपका पता नहीं, एक वक्त पे दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट राइस की बनती जी दूसरी अभी भी इस वक्त अभी नहीं है, एप्टेमा जी अभी नहीं है, इस वक्त तो नहीं है, लेकिन 3rd नंबर पे तो हो गई, लेकिन एक वक्त पे दूसरे नंबर पर आती है। दैट मींस के 2nd नंबर के ऊपर इस मुल्क की जो एक्सपोर्ट थी वो राइस थी। अब अगर आज देखा जाए तो मेरे ख्याल तो पूरी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए इसके बारे में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल लें। हम तो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, फंड उनसे ले लें, बाकायदा एक मिनिस्ट्री अलग होनी चाहिए। देखें ये $300 मिलियन की एक्सपोर्ट हुआ करती थी 99 में, जब ये हमारी राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन फॉर्म हुई। इस पे जो हमारे प्राइवेट लोग आए, इन्होंने मेहनत की, नई मार्केट्स बनाई, हमने कई कंट्रीज़ में जाके बिरयानी फेस्टिवल किए, लोगों को मोटिवेट किया। देखें ना, कई कंट्रीज़ में हैबिट ही नहीं थे, जैसे मलेशिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 98 में हमने 500 टन से स्टार्ट किया था। मेरे अपने फादर को इसके ऊपर, लेट फादर को अचीवमेंट अवार्ड मिला है इस बात के ऊपर, उन्होंने पूरी एक मार्केट एक्सप्लोर की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 2 लाख टन चावल जा रहा है, 2 लाख जी 2 लाख टन के करीब चावल जा रहा है, और उस मार्केट में अभी 3 लाख टन का और पोटेंशियल है। हाँ, वो है, डेवलप की जा सकती है। $300 मिलियन की जो एक्सपोर्ट 99 में हमारी थी, वो आज $2.2 बिलियन तक चली गई है, और हमारा जो टारगेट है, विजन है हमारा 2018 का, वो $4.5 बिलियन का है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मशीनरी पाकिस्तान में लगी हुई है हमारे पास, वो तकरीबन $5 बिलियन तक के जो ऑर्डर्स हमारे पास अगर आ जाते हैं तो हम उसको केटर कर सकते हैं। अच्छा, वो बिरयानी के बड़े शौकीन है, आपको बताऊं, मलेशिया में वहाँ खाई जाती है बिरयानी, वहाँ पर आप हैरान होंगे, हालांकि वो लोग फीका खाना खाते हैं, लेकिन वो बिरयानी जो है उनको पसंद है। हमारे जो भी फॉरेनर्स आते हैं वो तो बड़े, और बगैर बोटी के बिरयानी, यानी खालिसतन चावल की बिरयानी वो लोग खाते हैं, टेस्ट डिमांड है उनके पास, बिल्कुल डिमांड है। अभी आप देखें, चाइना जो है वो व्हाइट राइस खाता था, अब हमारे एक सुपरी राइस खिलाता है, जो पंजाब का एक आइटम है। इस साल 1 लाख टन से भी ज्यादा एक्सपोर्ट हो गया। ये किस तरह का राइस होता है सुपरी? ये भी लॉन्ग ग्रेन राइस खिलाता है, बट ये सुपरी राइस खिलाता है, और इसकी लेंथ होती है 6.5 mm, तो वहाँ बड़ा एक्सेप्टेबल हुआ है, और 1 लाख टन के करीब हम लोगों ने अभी जो है वो एक्सपोर्ट की है। तो वो ब्लेंड में चलता होगा मेरे ख्याल? जी, वो शायद वहाँ पर ब्लेंड ही करते हैं, लेकिन ये कि डिमांड है, चल रहा है, और हम सब एक्सपेक्ट करें कि अगले साल ये डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, फार ईस्ट, ये सॉरी मिडिल ईस्ट की मार्केट का क्या बना? मिडिल ईस्ट में देखें, सऊदीया हम लूज कर गए, इंडिया ने काफ़ी, क्योंकि उनकी प्राइसेस कम है। यही मैंने आपको बताया ना कि हमारे को नए सीड्स नहीं मिले। अच्छा, इसका रीज़न एक और भी है, सिर्फ सीड्स की बात नहीं है। अब आप देखेंगे हम आगे जाके क्यों समझ रहे हैं कि और भी हमारा मार्केट शेयर का होता है। उसकी वजह यह है कि इंडिया में बिजली की जो कॉस्ट है ना पर यूनिट, वो 9 रुपीज़ है, और हमारे यहाँ 15 रुपये है। तो यानी प्रोसेसिंग की कॉस्ट कम हो गई जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉस्ट का पार्ट है ना, बिजली जो है। अब इंडिया वाले 9 रुपए चार्ज करें यूनिट, और हमारे को 15 रुपए चार्ज हो रही है। फिर वहाँ जो फर्टिलाइजर का बैग है, जो कि आपके इसमें यूज होता है उस वक्त, तो वो सुना है 900 रुपए का है, और हमारे यहाँ जो है वो अभी सब्सिडी दी है तो शायद 2000 रुपए का है। तो ये भी 2 बड़े फैक्टर हैं हमारे फर्टिलाइजर। जी, तो ये फिर हम लोग जो है, अगर ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट हमें यहाँ सपोर्ट नहीं करेगी तो हम लोगों की कॉस्ट कैसे कम होगी? देखें ना, हमसे कोई महंगा तो नहीं लेगा, हमारी शक्ल देखे वो पाकिस्तानी ब्रदर है, इससे महंगा ले लो, वो डोनेशन तो हो सकता है, लेकिन बिजनेस नहीं हो सकता। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इनको थोड़ा सा कंसिडर करे। और थोड़ा आजकल अगर एक्सपोर्ट कम है तो ये देखें, अभी शुगर वालों को मैं देख रहा था कि बीच में एक इंपोर्ट आइटम पे इन्होंने 40 बिलियन रुपीस की ड्यूटी लगा दी थी, और उसी दिन एक खबर आई कि जो शुगर मिल्स हैं, जो कि तकरीबन पाकिस्तान में 100 से भी ज़्यादा नहीं है, उनको 7 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी। तो जो $2.2 बिलियन की एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है, उसके लिए तो आपके पास कोई सब्सिडी नहीं है, जो कि 5 अरब तक जा सकती है। अभी 50, आपके पास इतने इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं है, बस इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं है। यही बात है कि शायद हम लोग इन्फ्लुएंशियल नहीं है, या हमारी चलती नहीं है। जी, चलें, हम कोशिश करेंगे आपकी बात पहुंचे ऐवान तक, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट के ऊपर। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं नुमान शेख साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन रीप और बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। काफ़ी अरसे तक ये एक्सपोर्ट ट्रॉफियाँ जीतते रहे हमारे मुल्क की। ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिनके ऊपर हमारी तवज्जो मबजूल कराई। मेरे ख्याल से जो अरबाब इक़्तिदार हैं उन्होंने भी गौर से सुना होगा। आपने वजारत की बात की, जनाब टेक्सटाइल वजारत अभी ख़तरे में पड़ी हुई है और आप राइस की वजारत की बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बात यह है कि अगर हमें डेवलप करने अपने मुल्क के एक्सपोर्ट्स तो ये करना है। अच्छा, ये EDF आपसे भी काटा जाता है? EDF एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज काटा जाता है 0.25% के करीब। तो ये तो अरबा और ये अरबा रुपए में हमारा जमा हुआ है जो हमें नहीं मिल रहा। उसके लिए हम काफ़ी कोशिश करते हैं। जो हमारे इस वक्त TDAP में चेयरमैन है SM मुनीर साहब, बड़े अच्छे इंसान हैं। जब भी बात करते हैं उनकी सपोर्ट तो है हमारे को हासिल, लेकिन ये कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कुछ ऐसा है कि वो हमारे वो भी रसाई हासिल नहीं हो रही। हम तो कहते हैं उसका हमें 25% ही कुछ दे दें ताकि हम उसको रिसर्च के ऊपर लगा दें या खुद ही लगा दें। जी, आपके प्रोग्राम से भी हम इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से। अच्छा, EDF की मद में हमारे को जो है प्लीज कुछ फंड अगर एलोकेट हो जाए तो हम उसको सही जगह पे लगाएं और हमसे रिटर्न ले लें। मैं ये कहता हूँ ना, देखें अभी इसाक डार साहब मैंने आपको बताया दुबई जा रहे हैं $50 करोड़ की डील के लिए। हम कह रहे हैं हमसे $2 बिलियन ले लें भाई, आप पाकिस्तान में ही रहे, यहाँ हम लोग काम करते हैं आपके लिए और ला के देते हैं आपको। लेकिन ये कि थोड़ी सी पॉलिसी ठीक कर दें, थोड़ी अपने लोगों को सपोर्ट कर दें तो ये तो इतने पैसे आप कमा के दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं जी, हमारे पास पोटेंशियल है। हम लोग तो एंटरप्रेन्योर है, हमारा तो काम ही है। हम तो देख रहे हैं आगे मार्केट्स हैं, हम काम कर, लेकिन हमें कुछ बैकिंग गवर्नमेंट से भी चाहिए। अपनी हद तक तो हमने सब कुछ ठीक किया हुआ है, लेकिन ये कि जहाँ अगर गवर्नमेंट से हमें बैक नहीं मिलेगी, ये बिजली के जो रेट्स हैं ये कम नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर के कम नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत हमारी विद होल्डिंग टैक्स में हमने रिक्वेस्ट। अरे बिजली की क्या बात कर रहे हैं, आपको रेट कम करके दिया है, 3 रुपए का ऐलान किया आपके लिए, आप बोल रहे हैं नहीं। वो फेडरेशन में PM साहब आए थे, मैं खुद भी मौजूद था, उन्होंने बड़े धड़ल्ले से ऐलान बिल्कुल किया था, लेकिन सॉरी टू से उसके ऊपर अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि देखें जी वो एक बहुत अच्छा ऐलान था, उससे हमारे को फ़ायदा होता, लेकिन अब हम लोग उसमें भी जो है इस वक्त मायूस हैं कि उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और रेट जो अभी हमारे बिल आए हैं तो पिमरा ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर PM साहब के ऑर्डर पे भी नेपरा याद आती है मीडिया वालों को, भी जो कहते हैं उस पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो हमारी तो बस फिर हम दुआ ऊपर डायरेक्ट ही करेंगे। भाई आपके साथ बड़ी मुफस्सल मीटिंग की, पूरा दिन आपके साथ बैठे एक्सपोर्टरों के साथ, आप भी गए थे उस मीटिंग में, वजीर आजम के साथ जो मीटिंग हुई थी? जी, उसमें हमारे एक चेयरमैन गए थे, एक्स चेयरमैन रफ़ीक सुलेमान साहब गए थे। हमारे को भी उसमें 14 मिनट्स का टाइम दिया गया था। उसमें हमने कुछ 14 के करीब नकात जो है पेश किए थे राइस के हवाले से, और उसमें हमारी कोई एक बात भी उसमें नहीं मानी गई। नहीं, उसमें हमारी कोई बात भी नहीं मानी गई। और उसके बाद मांगा क्या था आपने? मांगी ऐसी चीज होगी, ना मिलने वाली चीजें मांग ली होंगी? नहीं, हमने जनरल बातें की थी। उसमें हमने विद होल्डिंग टैक्स पे छूट मांगी थी। हमने जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस है, क्योंकि 50% प्राइसेस कम हो गए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि 180 की जगह 360 डेज तक एक्सटेंशन हमें दे दी जाए। और एक हमने इसमें ये भी रिक्वेस्ट की थी, जैसे ईरान के लिए हमने कहा था कि जो हमारा कोई बैंकिंग, आपको मजे की बात बताऊं कि ईरान एक इतनी बड़ी पाकिस्तान का सबसे बड़ा बासमती का बायर ईरान है, और इस वक्त हमारा एक भी बैंकिंग चैनल नहीं है। तो कल तो जा सकते हैं? नहीं, अब तो जा सकते, सैंक्शन हट गई। सैंक्शन तो हट गई, हमारा बैंकिंग चैनल नहीं है। हमने इसके लिए गवर्नर स्टेट बैंक को रिक्वेस्ट की थी मीटिंग के लिए रीप से, हमें कोई जवाब नहीं आया। आज ईरान बोलता है राइस लेना है, कोई बायर लेना चाहता है, मैं उससे ट्रांजेक्शन कैसे करूं? मैं कोई बार्टर ट्रेड तो नहीं करूंगा ना। वो घुमा के आती है ट्रांजेक्शन। जी, तो वो क्या है कि वहां पर हमारा इंडिया ने एस्टेब्लिश कर ली है, तो इंडिया ऑलरेडी वो मार्केट ले गया। अभी भी सुना है रिसेंटली कुछ टेंडर्स हुए हैं जो इंडिया ले गया। तो अब सैंक्शंस भी हट गई हैं, लेकिन हमारा कोई बैंकिंग चैनल नहीं है। इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर कोई निज़ाम बनाए, वो बैंकिंग चैनल बनाए, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट GTC ट्रेडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा बायर है और हमारी बासमती को बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी बहुत। तो उसके ऊपर जो है अभी, लेकिन ईरान ने आपका चावल रोका हुआ था ना, बोला बीच में तो कुछ इशू से रोका हुआ था, लेकिन अब जो है वो लोग लेना चाहते हैं। देखें बीच में क्या कहते हैं, अपनी पहले चाहते हैं, अपनी खप जाए पहले, उनकी अपनी तो होती नहीं, वो तो मंगा रहे हैं ऑलरेडी, इंडिया से ले रहे हैं। पहले वो इंडिया को खपाते हैं, फिर हमें बुलाते हैं, क्योंकि इंडिया सस्ता बेच रहा है हमसे। मैंने आपको बता रहा, बेसिक बात है कि इंडिया हमसे $200 जो है वो सस्ता है, तो डेफिनेटली क्वालिटी एक ही है, वो भी वहीं का बासमती। और ये चावल खाने के शौकीन है, और ये तो 3 टाइम चावल खाते हैं। इनके राइस की डिमांड बहुत ज्यादा है, और ये बासमती डिमांड, और ये बासमती का जो हमारा हाई वैल्यू आइटम है, बासमती है, 1121 है, ये लोग वो खाते हैं। अच्छा, ये अब ये जो कहते हैं वो बासमती जो जैसे दिखने वाला, महसूस होने वाला चावल निकला है, ये कौन सा चावल है भाई?
महसूस होने वाला मतलब बिल्कुल बासमती की तरह है देखने में, और जी कुछ वैरायटी खाने में भी शायद खुशबू में कुछ कमी बेशी हमारी है। वैरायटी है जिसे कहते हैं 1121 जो नॉर्मली 50% घरों में वही चल रही है। उसकी लेंथ बड़ी अच्छी है, 8 mm उसकी लेंथ है, बट वो ऑफिशियली बासमती नहीं है, लेकिन उसको लोग एज बासमती करके बेच रहे हैं, से रहे हैं, और वो टेस्ट में भी बासमती जैसा ही है, यही मैं कह रहा हूँ ना, और बहुत अच्छा टेस्ट है। और सेकंड रेस्टोरेंट्स वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि वो एक प्लेट के जितना राइस अगर आप यूज़ करते हैं कच्चा तो 2 प्लेट्स के करीब बन जाता है। अच्छा। तो वो रेस्टोरेंट्स वालों के लिए बड़ा इकोनॉमिकल है। तो पूरी दुनिया में जो खासतौर पे मिडिल ईस्ट में उन सब ने अपना जो है वो चेंज करके उस पर शिफ्ट हो गए, तो लोगों का टेस्ट डेवलप हो गया। ये हमारी इंडिजिनस वो है सीड इसका, या ये सीड जो है वो हमारा तो नहीं है, ये हम जो है ये इंडिया से आया गया है सीड, इसे इसको लेकिन सिमिलर टू बासमती, आप सिमिलर टू बासमती है बिल्कुल, बट नॉट बासमती, बट ये एग्जैक्टली ऑफिशियली बासमती नहीं है। बासमती जो ऑफिशियली हमारे पास क्रॉप है वो सुपर बासमती के नाम से, और एक 385 थी जो बहुत महदूद रह गई, अब इतनी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो मजीद वैरायटियां बताते हैं फलां धमाका बासमती, ये तो लोकल ब्रांड है, बहुत अच्छे ब्रांड है हमारे पाकिस्तान का। धमाका एक वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है जो कई अरसे से चल रहा है। ये वैरायटी है, ये वैरायटी नहीं है, ये सुपर बासमती है, लेकिन उसको ये बेसिकली एक ब्रांड है, वो एक अच्छा सा एजिंग करके उसकी सारे क्वालिटी पैरामीटर्स को पूरा रख के दे रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि इस तरह के अच्छे ब्रांड हैं। पाकिस्तानी ब्रांड भी अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर के मुल्कों में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं कोई नाम तो मुनासिब नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी ब्रांडिंग के ऊपर भी बड़ा काम हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, ये देखे वॉलमार्ट में भी हमारे ब्रांड्स चले गए और अमेरिका के अंदर। और अच्छा, बासमती यूरोपियंस लाइक करते हैं? नहीं, वो लोग इतना लाइक नहीं करते जी, वो लोग लाइक, क्योंकि वहाँ उनका जो टेस्ट है ना डिफरेंट है। देखें यहाँ 2 किस्म के लोग हैं। जैसे अगर आप चाइना में बोले ना बासमती खा ले, तो वो चाइना वाले जो हैं वो स्टिक से राइस खाते हैं, स्टिकी राइस खाते हैं। अगर ये बासमती जो ये नॉन स्टिकी राइस है, अब हमारे लिए जो उसकी अरोमा है बड़ी मजे की, आप कहते हैं 7 घरों तक खुशबू के, जो कोई चाइनीज खाएगा तो वो उसको उठा के जो है वो शायद पसंद नहीं करेगा, डिसलाइक करेगा, क्योंकि उसको वो अरोमा उसके लिए पसंद नहीं। तो ये डिफरेंट लोगों का टेस्ट है, इसलिए हम जहाँ ये मार्केट्स होती हैं वहाँ लॉन्ग ग्रेन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और बासमती की जो मेजर मार्केट है ना हमारी अमेरिका में अच्छा है, लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट है, ईरान है, ये हमारी मेन मार्केट है। मलेशिया भी एक अच्छी मार्केट डेवलप अब बन गई है एरोमेटिक राइस के लिए। जी, एरोमेटिक राइस के लिए। और ये हमारी बासमती है भी। अच्छा, ये जो हमारी बाकी वैरायटीज हैं जिसमें कुछ ऐसी वैरायटीज होती हैं जो कि बिल्कुल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी जाती हैं अफ्रीका के अंदर, अब कहते हैं उसमें बहुत इरी वैराइटीज जी, इरी वैराइटीज थी। ये पहले हम लोग अफ्रीका एक्सपोर्ट करते थे, जैसे इसमें 100% ब्रोकन वहाँ जाता ब्रोकन, हाँ, टूटा चावल। फिर लेकिन अब अफ्रीका में भी काफी हमने वैल्यू एडिशन कर लिया। पहले हम लोग ये राइस देते थे 25% ब्रोकन, अब ये 5% ब्रोकन जा रहा है। तो इसकी ऑलमोस्ट जो है ना, देखें जब हम मिलिंग करते हैं, उनकी डिमांड है या आप? नहीं, उनकी डिमांड है, क्योंकि ये हमारे एक्सपोर्टर्स ने अच्छी पैकिंग करके, अब इसमें भी ब्रांडिंग हो रही है। वहाँ पर हमारे 2-4 एक्सपोर्टर्स हैं जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये इरी 6 राइस जो कि हम छन्ने में डालते थे और उसको पैक कर देते डायरेक्ट, अब बाकायदा मिल में प्रोसेस हो रहा है। एक तो इसमें वैल्यू एडिशन हो रही है और बड़ी अच्छी क्वालिटीज जा रही है। 5 kg पैकिंग के अंदर ही आप देखेंगे प्राइस फेच कर रही है ये जी, प्राइस ला रही है, प्राइस मिल रही है और डिमांड है इसकी। अफ्रीका तो हमारा कंटिन्यू बाहर रहता है, जैसे कीनिया काफी माल जा रहा है और काफी अच्छी मार्केट है हमारे लिए अफ्रीका जो है। मैंने सुना है काफी वहाँ के जो गरीब ममालिक है वो भी पाकिस्तान से चावल खरीदना जी ले रहे, काफी है। अभी इसमें कोमरोस भी जा रहा है हमारा, काफी मार्केट है। अच्छा, इसके अलावा ये हम देखते हैं मुकामी तौर पर ज्यादा इस्तेमाल होने वाले चावल कौन से हैं? मुकामी तौर पे हमारा ज़्यादातर देखिए, हम लोग तो बासमती ईटर हैं, या फिर बासमती में कुछ जो ब्लेंड लोग होते हैं, 386 एक क्वालिटी है हमारी रेड, वो उसमें ब्लेंड करके अगर जैसे कोई सस्ता करके आपने चावल बेचना है तो वो ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, सैला इज व्हाट काइंड ऑफ अ वैरायटी? सैला एक प्रोसेस होता है, वैरायटी कोई डिफरेंट नहीं है। सैला किसी भी राइस में हो सकता है, उसको पार बॉइल्ड किया जाता है। आपने देखा होगा येलो होता है, ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं। उसमें ज़रा कुकिंग क्वालिटी जो होती है वो कन्फर्म हो जाती है, अच्छी आती है। वो राइस जो है सारा कुकिंग के ऊपर इन्हिसार करता है, तो उसमें सेले में इधर कुकिंग अच्छी आती है, क्योंकि वो कहते हैं निखरा जी निखरा वो थोड़ा सा अलग अलग लगेगा खाने में भी। So you're saying it's basically not a variety, ये वैरायटी नहीं, एक प्रोसेस है। जैसे आजकल एक नया प्रोसेस आ गया स्टीम राइस, तो उसमें जैसे हम अब राइस को एज करना पड़ता है हमें 6 महीने 8 महीने पुराना, कहते हैं ना, जितना पुराना होगा बासमती में वो भी है पुराना चावल। जी, तो वो उसमें जो है स्टीम राइस में ये होता है कि आप नए चावल को अगर स्टीम कर दें तो उसका मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है और उसकी कुकिंग
अच्छी आ जाती है, तो आपको उसको 6 महीने रखना नहीं पड़ता। हाँ, मतलब तो इतना ज़्यादा जो मार्केट में डायरेक्ट बेच सकते हैं। तो ये एक नया प्रोसेस आया है 2-3 सालों से जी, और पाकिस्तान में काफ़ी जगह पे है, पंजाब में जी चल रहा है। पंजाब में बहुत इसके ऊपर लोगों ने प्लांट इंस्टॉल किए स्टीम के और सक्सेसफुली चल रहे हैं। हमारी लोकल कंजप्शन भी बड़ी बढ़ती है, क्योंकि आपने बताया उसका मॉइस्चर का बेसिकली कंटेंट जो उसको बढ़ाना है, उसको नहीं, उसको घटाना है, क्योंकि आता है तो 14% होता है, तो 12% पे अगर मॉइस्चर आ जाता है तो कुकिंग आ जाती है राइस के अंदर। तो एंड दैट इज कंसीडर्ड वेरी गुड जी। वो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अब उसका ट्रेंड शुरू हो गया है और पंजाब में बहुत ज़्यादा है, और लोग अब जो है काफ़ी अपने ब्रांड बना के अपने इलाकों में ही काफ़ी इसकी जो है वो उसकी डिमांड है। अब ये पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, अब सीपेक भी यहाँ से गुजरेगा। जी जी। तो सीपेक गुजरेगा तो चाइनीज़ को भी हमने चाइनीज़ को भी किसी तरह राइस मार्केट में रोप इन कर लेना चाहिए। हमारा ऑलरेडी देखे जा रहा है चाइना के अंदर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल हमारा, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि शायद 3 लाख टन से भी ज़्यादा राइस इस साल हमारा चाइना नहीं चला गया है काफ़ी हद तक, और इसके ऊपर हम समझते हैं, कोई लोग फिगर दे रहे हैं शायद 5 लाख टन, लेकिन अभी तक 3 लाख टन के करीब तो हम लोग शायद कर चुके हैं। प्राइस फेच कर रहा है। जी जी, प्राइस भी हमें अच्छी मिल रही है, अच्छी प्राइस मिल रही है। तो चाइना एक बड़ी अच्छी मार्केट है, हमें वहाँ पर और एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी हम एक डेलीगेशन भी लेके जा रहे हैं मार्च में, वहाँ की जो कॉफको है बड़ी, जिसके बाद 40% कोटा है राइस का, उनसे हमारी मीटिंग भी अरेंज करवाई है टीडैप में। तो इंशाल्लाह वो हम होपफुल हैं कि अच्छे हमारे। अच्छा, फार ईस्ट की तरफ थोड़ा सा आ जाए। फार ईस्ट में देखें, हमारे एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है, ये समझ लें एक किस्म का मिरेकल हुआ है कि हमने बड़े अरसे से ट्राई कर रहे थे, और इंडोनेशिया जो बुलॉग की वहाँ की एक कंपनी है, 1 मिलियन टन का हमने MOU उनसे साइन किया है। वो करीब $1 बिलियन, जैसे मैंने आपको कहा ना, गवर्नमेंट थोड़े हमें इंसेंटिव दे, $1 बिलियन के करीब वो ऑर्डर बनता है, जो तकरीबन 3 सालों में उन्होंने, वो स्टेट टू स्टेट होता है मेरे ख्याल, लेकिन स्टेट टू स्टेट है, लेकिन उसमें रीप ने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन फिर PM हाउस की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि इसको TCP हैंडल करेगी, तो TCP बीच में होगी, लेकिन एक्सपोर्टर डेफिनेटली साथ है। काम कर दिया आपने जी, काम हो गया है, MOU साइन हो गया है हमारा, और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 10 लाख टन की एक मार्केट जो है हमारे लिए खुल गई है। अब ये कि इंशाल्लाह अभी आपके साथ हम इंडोनेशिया के तिजारत वाले और उनके सिफारतकारों को भी आने वाले दिनों के अंदर जरूर दावत देंगे, ताकि ये बात आगे बढ़े। उन्होंने बड़ी काविशें की हैं, उन लोगों की बड़ी काविशें, आप लोगों की भी बड़ी काविशें, बहुत ज्वाइंट एफर्ट है, और मेरे ख्याल हुकूमत की जानिब से भी पहल हुई होगी जरूर, ऐसे नहीं कि उनकी तरफ से कोई कोताही रही हो, लेकिन आप लोगों ने मना लिया, मतलब बात बन गई। मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर था, बातें बहुत सारी करने वाली हैं, मुस्तकबिल में आपको दोबारा से मदऊ करूंगा ताकि ये मौजू मुकम्मल हो सके हमारा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। नुमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ लाए। नाजरीन, हम सोशल मीडिया के ऊपर मुतहरिक रहते हैं, हर बुलेटिन के बाद आपको हमारा फेसबुक ट्विटर एड्रेस दिखाई देगा, उसके ऊपर हमें पैगामात ज़रूर अरसाल कीजिए। हम मौज़ूआत की सूरत में उन्हें प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, उसके अलावा जो आपके सजेशन भी होंगे उनके मुताबिक भी चलेंगे। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।